तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार की नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 483 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर लू फेंग चला जा चुका था अपने मिलिट्री क्रेडिट्स पॉइंट्स को एक्सचेंज कराने के लिए। वहाँ पे लू फेंग ने एक बॉडी को रख दिया था, जिसके कारण लू फेंग को 10,000 मिलिट्री क्रेडिट्स पॉइंट मिल चुके होते हैं। और लू फेंग को देखकर गोल्डन बीइंग कहता कि चलो अपने रिक्वायरमेंट्स बताओ, तुम्हारे पास 10,000 मिलिट्री पॉइंट्स से तुम वेपन्स, मशीन्स, इनहेरिटेंस कुछ भी ले सकते हो जो कि 10,000 पॉइंट्स के अंदर आते हैं। और ये रहे लिस्ट, जिसके बाद लू फेंग के सामने कई सारे डिटेल स्क्रीन आ चुके होते हैं। अब लू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पे ट्रू गॉड्स के ऊपर के लेवल के बेसिक इंफॉर्मेशन को चाहिए। और ये सुनकर गोल्डन कहता है कि क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन, 3 पीसेस के बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। पहले के लिए आपको 100, फिर दूसरे के लिए 500 पॉइंट्स, तीसरे के लिए 3,000 मिलिट्री पॉइंट्स ज़रूरत होते हैं। तो लू फेंग सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि एक तो पॉइंट्स को अर्न करना इतना मुश्किल होता है, यहाँ पे ये 3,000 के लिए सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं। अब लू फेंग सबसे हाईएस्ट क्लास को लेता है जो कि 3,000 होता है। इसको देखकर वो उन सबको पढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है, जहाँ पे पहले ही आपने इसको जान रखा, लेकिन फिर से चलो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे अनडाइंग के अंदर अनडाइंग फाइटर्स, लॉ मास्टर्स, ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस और ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस के ऊपर भी आता है इटर्नल ट्रू गॉड्स, जहाँ पे ये सभी लाइफ फूड के बारे में बताया जाता है, जो कि आपको पहले से ही बताया। यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण है। अगर आपने मेरे कल्टीवेशन वीडियो के बारे में देखा होगा तो सेम टू सेम यही चीज़ें लिखी गई हुई होती हैं। और यहाँ पे ये सब समझ लो कि ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस और इटर्नल ट्रू गॉड्स, उन सब के पास एक हार्ट होता है, एक दिल होता है इंसानों की तरह। अगर उस दिल को मार दिया जाए तो वो सभी मारे जाएंगे और ये उनका सबसे वीक पॉइंट होता है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे ट्रू गॉड्स के अपने मिनिएचर यूनिवर्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस किसी भी एक ही सोच में यहाँ पे पूरी तरह से एक वाइड स्पेस बना सकते हैं, जहाँ पे इटर्नल ट्रू गॉड एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को फॉर्म कर सकता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और यही सब उन सब के अंदर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे इन सब की जो मिनिएचर यूनिवर्स होती है उन सब लेवल अप होने पे उन सब की पावर और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग इन सब को पढ़ने लगा होता है, इन सब के बारे में जानने लगा होता है, उन सबको बहुत ही स्टडी करने लगता है। अब बताया जाता है ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस इस वर्ल्ड ऑफ जिनके ओवरलॉर्ड्स के जैसा है, इटर्नल ट्रू गॉड सुप्रीम बीइंग्स के जैसा माना जाता है। और जितने भी हिज मेजेस्टी और गॉडली किंग है उन सब की पावर इतने के ही बराबर है। यहाँ पे सब कोई ट्रू गॉड बनता है तो उसके पास अपनी एक मिनिएचर यूनिवर्स आ चुकी होती है। उन सब की मिनिएचर यूनिवर्स अपने पावर लेवल के हिसाब से बड़ा होता है। कुछ के डायमीटर 1.8 बिलियन होते हैं लाइट ईयर्स, कुछ के 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स, कुछ के 5 बिलियन लाइट ईयर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट मिनिएचर यूनिवर्स ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस का 1 बिलियन लाइट ईयर्स का होता है, वहीं पे लार्जेस्ट 10 बिलियन लाइट ईयर्स का होता है। इसको देखकर लू फेंग कहता है कि पर्पल मून होली लैंड का तो डायमीटर 2.1 बिलियन लाइट ईयर्स है, वहीं पे इस टेम्परल होली लैंड का 3.2 बिलियन लाइट ईयर्स हैं। और ऐसे ही वो इन सब के बारे में पढ़ने लगता है, उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी जिसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। और मैंने आपको पहले ही कल्टीवेशन के बारे में बता दिया होता है, जिसमें कि आप लोग अगर डिटेल से जानना चाहते हो तो मेरी कल्टीवेशन वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने स्वैलो स्टार के फुल कल्टीवेशन के बारे में हाईएस्ट लेवल तक के बारे में बताया है। फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग ऐसे उन सबको पढ़ने लगता है और ये भी जानता है कि जितना ज़्यादा लेवल अप होता है उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पे वही सारी 90,000, 30,000 और 60,000 वाली कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया गया होता है। लू फेंग सबको एक ही साथ में पढ़ लिया होता है। और लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे रीइंकार्नेशन के ख़त्म होने से पहले मुझे 90,000 टाइप लाइफ जीन्स को अचीव करना होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन लू फेंग को यहाँ पूरी तरह से विश्वास था कि वो उसको कैसे भी करके पालेगा। अब लू फेंग यहाँ पे देखता है क्या था कि मुझे अब यहाँ पे इनहेरिटेंस को देखना है। तो गोल्डन फिगर कहता है कि चलो यहाँ पे लिस्ट है वेरियस इनहेरिटेंस के, और सामने बहुत भी ज़्यादा आने लगते हैं। उनमें से 5,000, 1 लाख इन सारे तरफ के क्रेडिट्स होते हैं। जहाँ पे लू फेंग स्पेशल ट्रिप्स था तो यहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए अलाउ हो चुका था। अब लू फेंग वहाँ पे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये इनहेरिटेंस तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है।
अब लूफिंग वहाँ के उसके बाद आर्मर्स की तरफ देखता है। आर्मर्स के भी स्क्रीन पे लिस्ट आते हैं और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो वेपन्स लोअर एंड्स के होते हैं वो 2000 मिलिट्री क्रेडिट्स के होते हैं। ट्रू गॉड्स लेवल आर्मर जिसके रफली 10,000 मिलिट्री क्रेडिट्स के जितने होते हैं। अगर ट्रू गॉड लेवल बैटलशिप्स तो उसमें सस्ता भी 50,000 मिलिट्री क्रेडिट्स पॉइंट्स के होते हैं, जिसको देखकर लूफिंग पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि यहाँ पे इन सब के लिए बहुत ही महंगे थे। और किसी को यहाँ पे डोमेन टाइप, आर्मर टाइप या फिर कोई और लिस्ट अटैक चाहिए था तो उसके लिए एटलीस्ट 30,000 मिलिट्री क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे लूफिंग सोचता है कि मेरे पास 3 लाख मिलिट्री क्रेडिट्स जिसके कारण मैं यहाँ पे आराम से किसी डिसेंट सुप्रीम टू ट्रेड्स को यहाँ पे एक्सचेंज करा सकता हूँ। लूफिंग उन सबको पढ़ने लगा होता है, उन सब के और भी चीज़ें स्क्रीन को देखने लगता है और लूफिंग के गोल्स भी होते हैं यहाँ पे आने के लिए। अब लूफिंग कहता है कि मुझे ऑटमन टाइप ट्रू ट्रेड्स थे। अब लूफिंग के यहाँ पे आने के 3 मेजर गोल्स होते हैं। पहला तो जितना ज़्यादा ट्रू गॉड्स कॉर्प्सेस की बॉडी है उन सबको कलेक्ट करना। सेकेंड यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जिनके सीक्रेट के बारे में जाना। थर्ड यहाँ पे एक प्रोबेबली सुटेबल पावरफुल ऑटमन टाइप ट्रू ट्रेडर्स को ले जाना ताकि वो यूनिवर्स ओशन में इसका यूज कर सके। लूफिंग उन सबको देखने लगता है जहाँ पे उसे 86 कार्ड्स के ऑटमन ट्रू ट्रेडर्स दिखते हैं, जिसमें से उसे एक ब्लैक क्लाउड विंग्स को भी दिखता है जो कि उसको खरीदने के लिए 150,000 मिलिट्री क्रेडिट्स पॉइंट्स को चाहिए होते हैं और इन सब की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी होती हैं जहाँ पे ऐसे ही नहीं बताऊँगा। अब बताया जाता है कि यहाँ पे गॉड लेवल ऑटमन्स के 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000, 3 मिलियन इन सब में कैटेगरी में बता हुआ होता है, जिसको देख लूफिंग पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। यहाँ पे इन सब की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में भी तक चली जाती है। और मिस्ट्री ब्लेड जो कि ट्रू गॉड लेवल ऑटमन था वो ऑर्डिनरी 3,20,000 मिलिट्री क्रेडिट्स के जितनी होती है। लूफिंग सब को देखने लग रहा होता है ताकि उसमें से कोई उसे एक दिख सके। जहाँ पे लूफिंग को एक और लास्ट में वूकी गॉड का लास्ट पीस दिखता है, जिसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वूकी गॉड असल में ट्रू गॉड लेवल ऑटमन का एक यूनिक आइटम होता है और इसको गॉर्ली किंग ने खुद अपने लिए बनाया होता है इसको। और यहाँ पे सिर्फ एक ही है और इसको एक्सचेंज कर देने के लिए किसी के पास 30 मिलियन क्रेडिट्स पॉइंट्स होनी चाहिए, तभी इसको कोई एक्सचेंज कर सकता है। 30 मिलियन क्रेडिट्स पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे ट्रू गॉड्स और लॉ मास्टर तो इन सबको यहाँ पे यूज भी नहीं कर सकते, उनके पास अथॉरिटी है ही नहीं कि वो इसको एक्सचेंज भी ट्रेड भी कर सकते हैं। लूफिंग इन सबको देखना था। वूकी के बारे में जान लो कि इसकी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव होती है जो कि बहुत ही रेयर प्रीसियस मेटल से बनी होती है। इसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स आर्मर होती है, ये डॉज भी बहुत ही आसानी से कर देती है। वीकनेस ये है कि इसको यूज़ करने के लिए आपकी गॉडली पावर को बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऑर्डिनरी गॉडली बॉडी तो इसको यूज़ तक नहीं कर सकती, इसकी पूरी की पूरी गॉडली पावर को एक ही झटके में कंज्यूम कर सकती है। जहाँ पे लूफिंग भी इस पावर को देखकर हैरान हो गया था, वो भी अपने दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं क्योंकि वूकी गॉड यहाँ पे लूफिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन लूफिंग के पास अब इतनी क्रेडिट्स पॉइंट्स नहीं थे कि लूफिंग 30 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स से इन सब को ले सके। लूफिंग बस यहाँ पे ऐसे ही लेता है। अब यहाँ पे ये सब जानता था कि लूफिंग उसको नहीं ले पाएगा। लूफिंग वहाँ पे गोल्डन फिगर वहाँ पे लूफिंग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे लूफिंग को एक सील दिखता है, जिसको देखकर वो कहता है मुझे यहाँ पे इस सील के इन्फॉर्मेशन को चाहिए। तो वहाँ पे लूफिंग 500 मिलिट्री क्रेडिट्स पॉइंट से उसको ले लेता है। अब लूफिंग अपने स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे सील के बारे में लिखा होता है। अब बताया जाता है कि अगर यहाँ पे किसी को सील दिया जाता है, मतलब ये नहीं कि किसी को जैसे होता है सील कर देना, मतलब उसको हमेशा के लिए वहाँ पे बंद करना। यहाँ पे सील समझ लो कि एक तरह से आपको अथॉरिटी दी जा रही है, आपके पावर को दर्शाता है। सील उसी को दिया जाता है जो कि एक मिशन को कंप्लीट करता है। बताया जाता है कि यहाँ पे एक बंदे को सील का मानना है कि उसका जो ग्रेड बन है, उसकी जो आउटस्टैंडिंग है वो परफेक्शन लेवल तक आ चुकी होती है और उसी को सील या फिर जिन नाम दिया जाता है जो कि ऑलमोस्ट ग्लोरी की तरफ से दिखाया जाता है, जिसको देखकर लूफिंग हैरान हो गया था। लूफिंग सील और जिन कैरेक्टर के बारे में जानता था और वो जिन इन सब के बारे में जान चुका था कि ये कितना बड़ा ओहदा हो सकता है। यहाँ पे ऐसे बहुत ही कम होते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्रू गॉड्स नहीं है जिसने कि आज तक जिन को लिया होता है। जिनके टाइटल को आज तक कोई भी नहीं हुआ होता है, किसी ने भी सील को प्राप्त नहीं कर पाया होता है क्योंकि सील बनने के बाद आपकी स्टेटस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उन 4 जनरल्स जो कि यहाँ के सबसे पावरफुल है वहाँ के 4 जनरल्स के पास हो जाएंगे।
आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे वूकी गॉड्स के इनवैल्यूएबल्स चीज़ को मिल सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इसके लिए आपको इन सब को पास करना और लू फेंग इसको देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कोई टास्क है जिससे कि मैं यहाँ पे सील हो सकता हूँ। तो वो कहता है कि यहाँ, तो पूछता है कि कैसा टास्क। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि सोल्जर तुम सिर्फ एक लॉ मास्टर हो, यहाँ पे तुम्हारे पास अभी 2 रास्ते हैं सील्ड होने के लिए। जहाँ पे वो कहता है पहला रास्ता है कि तुम्हें 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, जब तुम इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लोगे तो तुम सील्ड हो जाओगे। पहला कंडीशन है कि तुम्हें गॉडली पावर पाथ को यूज़ करके अपने लाइफ जिन लेवल को 90,000 टाइम्स तक बढ़ाना होगा। जब तुम बन जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें ट्रू गॉड नहीं बनना होगा, बल्कि तुम्हें यहाँ पे 4 टेस्ट जो 4 जनरल है उनके टेस्ट को पास करना होगा। और दूसरा यह है कि यहाँ पे 10,000 गेम्स जो कि बेसिक गेम ऑफ राइनोसोरस एम्परर गेम है, उन सबको तुम्हें सॉल्व करना होगा। और जब तुम कंडीशन को मीट कर पाओगे तो वहाँ पे तुम सील हो जाओगे। यहाँ पे तुम्हारी स्टेटस भी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती और उन चारों जनरल जितनी हो जाएगी। तो ये सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा होती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था, उसने ये किया था कि वो 90,000 टाइम्स लाइफ जिनको ले आएगा, लेकिन इतना तक पहुँचा पाना ये बहुत ही मुश्किल है। जबकि यहाँ पे 10,081 गेम्स को यहाँ पे करना, और वो कहता है क्या गॉडली किंग मैसेस्टी यहाँ पे इंसेंट थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थे, दोनों कंडीशन बहुत ही इंसेंट थे। जबकि लेकिन अगर लू फेंग यहाँ पे इन सबको सेटिस्फाइड करेगा तो लू फेंग की औता बहुत ही बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि 2 पार्ट, क्या मुझे कौन सा पार्ट चूज़ करना होगा। पहला तो अभी लू फेंग को मुश्किल लगा था, कहता है कि क्या मुझे सेकेंड पार्ट को चूज़ करना चाहिए। वो इन सब के बारे में सोचने लगता और कहता है कि मुझे आखिर ये करना होगा। वो गोल्डन बनने से पूछता है कि चलो बताओ आखिर सीलिंग टास्क का डेथ रेट कितना होता है। तो वो गोल्डन बॉडी कहता है कि हर एक इरा में यहाँ पे सोल्जर अपने सीलिंग टास्क के लिए अप्लाई करते हैं, और देखा जाए तो वहाँ पे डेथ रेट 90% है, सिर्फ 10% ही वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी वहाँ पे सीलिंग टास्क को कंप्लीट नहीं किया होता। तो ये सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता। तो लू फेंग पूछता कि आखिर टास्क क्या होता है। तो बंदा है कि यहाँ पे तुम अभी इतने पावरफुल नहीं, तुम अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हें नेक्स्ट टास्क मिल जाएगा। जब वो आएगा तब तक तुम अभी इनकार्नेशन लेवल टास्क को जाके कंप्लीट करो। तो लू फेंग भी यहाँ ही बढ़ता है। जिसके बाद लू फेंग यहाँ से बाहर आने लगता है। यहाँ पे वो ही इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पे बहुत टाइम हो चुका था। उसे लग रहा होता कि मिल्की वे ने पूरे बॉडीज को वहाँ पे एक्सचेंज करा लिया होगा, जिसके कारण वो डर रहा होता। लेकिन तभी लू फेंग वहाँ से निकलता है, जिसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि इतनी जल्दबाजी नहीं है, तुम वहाँ पे आराम से खड़ा रहो। अब लू फेंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब वहाँ पे वो आइलैंड पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं ये सभी डिजाइन करते, चलो मैं इतना लेजी नहीं हूँ, चलो चेंज करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं चलो हम सब ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शेयर कर रखा है, चिंता मत करो। तो ये सुनकर वो है रिलीव होता है। अब यहाँ पे वो कहता है चलो यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद वो अपने पास एक आर्मर को निकालता है और कहता है ये एक ट्रू गॉड आर्मर है, मैंने इसको अपने पाइथर रिवर आर्मर से खरीदा है, ये तुम्हारे लिए बेटर हो सकता है। लेकिन लू फेंग तो उसकी तरफ देखता नहीं, उसके बारे में केयर भी नहीं करता है, क्योंकि आखिरकार एक ट्रू गॉड की बॉडी को यहाँ पे वो ट्रू गॉड आर्मर से एक्सचेंज करना चाहता है। जिसको देखकर वो है कहता है कि ये ट्रू गॉड शिप है, ऐसे मैंने नॉर्टन ट्रू ओशन से लिया है। जिसके बाद भी लू फेंग यहाँ पे खुश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो जानता था कि वो असल में नॉर्दर्न ट्रू ओशन मास्टर का बच्चा है और उसके पास ही नॉर्मल टूरेस्ट तो आम बात होते हैं। और देखा जाए तो वो सीपी एटलीस्ट 50,000 मिलिट्री क्रेडिट्स थे। तो ये अच्छा डील था, लेकिन लू फेंग और भी निकलवाना चाहता था। तो ये सुनकर वो से और भी एंजियस हो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो है और भी सामान को निकालता है, लेकिन वो फिर भी लू फेंग यहाँ पे नहीं मानता है। लेकिन अभी भी लू फेंग को वो ऐसे ही करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है व्यूहे को, जो कहता है कि मैं यहाँ पे अपने लिए एक वैल्यूबल लाया हूँ, लेकिन मुझे अपनी सिर्फ वापस चाहिए। अब यहाँ पे कहता है लू फेंग कि चलो निकालो, देखते हैं तुम्हारे पास कौन सा वैल्यूबल हो सकता है। वूहे भी लू फेंग को किसी और ही एप्टीट्यूड से देख रहा था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण उसे अपने मोस्ट ट्रेजर इंपॉर्टेंट को निकालना पड़ता है, ताकि वो लू फेंग से उसके लिए एक बॉडी को मांग सके। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो कहता है मिल्की वे, यहाँ पे मैं तुम्हें ज़्यादा इम्पोज नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, तो चलो मैं यहाँ पे तुम्हें अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकालता हूँ। यार लू फेंग भी जानता था कि वो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ दाव पे लगा सकता है। अब दिखाया जाता है मैं उसको, जो कहता है एरा 7 स्टीयरिंग फ्लाइंग आर्मर, ये बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हारे सर्वाइवल और स्केप के लिए बहुत ही अच्छा है।
मैंने इसको 1,20,000 मिलिट्री क्वाइड्स से यहाँ पे एक्सचेंज किया है। अगर तुम यहाँ पे इसको मिलिट्री पॉइंट से एक्सचेंज करो तो तुम्हें ये 1 लाख मिलिट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब देखा जा सकता है। अब लू फेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है। वो है उसको इन सब के बारे में बता रहा होता है और वो है जानता था कि लू फेंग से कैसे भी करके उसकी बॉडी को लेना ही होगा। अब यहाँ पे लू फेंग ने भी जो मिलिट्री क्रेडिट से जितने भी इंफॉर्मेशन निकाली होते उनसे उस सारी चीज़ों के बारे में लू फेंग को पता चल गया होता है कि किस किस चीज़ की कितनी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे लू फेंग ने उस चीज़ से अपने आप को एक्सचेंज करा लिया होता है क्योंकि वहाँ पे लू फेंग को 1 लाख मिलिट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। लू फेंग ने उस शिप को भी ले लिया होता है और ये उसके लिए अच्छा डील हो सकता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वूहे के साथ डील करने के बाद लू फेंग के पास अभी भी 30 ट्रू गॉड्स के कॉर्प्सेस मौजूद थे। लू फेंग के पास कई सारे बंदे आते हैं लेकिन लू फेंग कहता है कि 1 लाख मिलिट्री पॉइंट से अगर तुमने कम दिया तो यहाँ पे भूल जाओ, मैं इसको नहीं देने वाला हूँ। जहाँ पे लू फेंग ने कई सारे को रिजेक्ट भी कर दिया होता है और वहाँ पे कई सारे बंदे भी आए हुए होते हैं लेकिन कोई भी इसको यूज़ नहीं कर पाता। लू फेंग के पास यहाँ पे 3rd ईयर हो चुका होता है मिलिट्री मिशन को कंप्लीट किए हुए। लू फेंग के पास ऑलरेडी 33 ट्रू गॉड्स आ चुके होते हैं और वो अपने उन सारे ट्रेस को भी ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर सकता था। और यहाँ पे लू फेंग ने ऑटमन टाइप ट्रू ट्रेस गोल्डन क्लॉ गॉड को लेने के लिए सोच लिया था क्योंकि वो 4 लाख मिलिट्री क्रेडिट्स का यूज करके लू फेंग उसको ले सकता था। लू फेंग ने बाकी को एक्सचेंज करके लिए अपने लिए मिलिट्री क्रेडिट पॉइंट्स को ले लिया होता है। अब लू फेंग कहता है गोल्डन क्लॉ ये एक सिंगल बॉडी टाइप ऑटमन ट्रेस है और ये वूकी गॉड का मोस्ट मिस्टीरियस ट्रेस कहा जा सकता है। इसकी पावर थोड़ी सी कम है लेकिन आफ्टर ऑल ये 4 लाख मिलिट्री क्रेडिट पॉइंट्स की है और ये बहुत ही पावरफुल है। अब लू फेंग जानता था कि इसके डिफेंस अटैक स्पीड ये सभी स्ट्रॉन्ग थे और ये कंप्लीट थे। लू फेंग ने इसलिए इसको चूज किया था और लू फेंग उसको ट्राई करता है जिसके कारण उसमें से एक पावरफुल वेव निकलता है जो कि असल में गोल्डन मॉन्स्टर की जगह जैक लग रहा होता है और वो बहुत ही पावरफुल होती है। इसके सामने आने वाली चट्टान धूल में मिल जाती है। लू फेंग कहता है कि ये तो सच में पावरफुल है। लू फेंग की जो सीक्रेट टेक्निक्स है उसके हिसाब से वो उसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, उसके गोल्डन क्लॉ गॉड को और भी पावरफुल बना सकता है। उसको देखने लगता है और कहता है कि ये तो सच में है और इस ट्रेजेस के कारण मैं अभी यूनिवर्स ओशन के पीक में स्टैंड कर सकता हूँ। लू फेंग की पावर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इस ट्रेजेस को यूज़ करने के बाद लू फेंग के पास गोल्डन क्लॉ गॉड आ चुकी होती हैं। उसके पहनने के बाद लू फेंग अपने बोट ऑफ म्यूजियम में जाता है ताकि वो वहाँ पे उसके स्पेसिफिकली उसके बारे में ट्रेन कर सके। टाइम फिर से लगता है, लू फेंग फिर से कल्टीवेशन में आ चुका होता है और यहाँ पे वो ऐसे ही कल्टीवेट करने लगता है। टाइम पास होता है, 5006 ईयर और पास हो चुके होते हैं। लू फेंग को वर्ल्ड ऑफ जिन में आए हुए हैं और वो है यहाँ पे लू फेंग के आइलैंड में सीक्रेटली आ चुका होता है। वो है कहता है मिल्की वे क्या तुम जानते हो, और वो वहाँ पे आ जाता है। लू फेंग भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या हाफ या तो पास हो चुका है। पूछता है कि आखिर तुम कैसे हो। और वहाँ पे उनमें बात होने लगती है जहाँ पे लू फेंग को पता है कि यूलुओ मारा जा चुका है और यहाँ पे ऐसे ही उनमें कई सारी बात होने लगती है जो कि ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं और सारे हर एक चीज़ उन सब के बारे में बता रहे होते हैं और ऐसे ही और भी चलता जा रहा होता है। वर्ल्ड ऑफ जिन के बारे में लू फेंग ने कई सारी चीज़ें जान ली होती है इतने सालों में रहते हुए। लू फेंग को तो अभी वो टाइटल भी लेना होता है सील का, जिसमें कि सिर्फ 10% सर्वाइवल का टाइम होता है। बताया जाता है कि वो तो एक इरा का होता है। टाइम ऐसे ही पास होता है, ब्लिंक ऑफ आई में एक और इरा पास हो जाता है और अब लू फेंग का यहाँ पे आ चुका था चांस यहाँ पे सेकेंड इरा का अंदर में अपने लिए एक सील को प्राप्त करना ताकि वो सील हो जाए। अब दिखाया जाता है ऐसे और टाइम पास होने लगता है। नंबरस प्लेस टाइप टूटवेज वहाँ पे स्काई में मौजूद होते हैं। हमें दिखाया जाता है रिमोट ओशियन लू फेंग को जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और कहता है कि यहाँ वर्ल्ड ऑफ जिन तो खतरों से भरा हुआ है, मुझे यहाँ पे ईस्ट आर्मी में जाना होगा। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने ओशियन बॉडी के साथ और भी सारे यूनिवर्स मास्टर को भी लाया हुआ होता है। लू फेंग ने यहाँ पे रिमोट ओशियन का लाया होता है ताकि वो वहाँ पे जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं ताकि वो अपने क्रिएशन की टेक्निक को यूज़ करके अपने लाइफ जिन को बढ़ा सके। वो कॉर्प्सेस को लेने आया होता है, उन सारे ट्रेजर्स को लेने आया होता है ताकि वो यूनिवर्स ओशियन में ले जाके उसको यूज़ कर सके। उसके पास उसकी अपनी अर्थलिंग बॉडी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी होती है, वो सभी पावरफुल हो चुके होते हैं और यहाँ पे लू फेंग के बगल में प्रामकेओ सिटी लीडर भी खड़े होते हैं और उसके साथ 36 यूनिवर्स मास्टर वहाँ पे एंटर करते हैं ताकि वो लू फेंग को प्रोटेक्ट कर सके और वो सभी अंदर जाने लगते हैं और सभी लोग अपने रंग रूप को भी चेंज कर लिए होते हैं वर्ल्ड ऑफ जिन में जाने से पहले ताकि वहाँ पे कोई भी उसको पहचान ना सके। लू फेंग अपने बोट ऑफ म्यूजियम को लेकर अंदर आ जाता है सारे यूनिवर्स मास्टर को लेकर। यहाँ पे सबको ऑर्डर कहता है कि जितने भी
चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे सब लोग लू फेंग की ही बातों को मान रहे होते हैं और सभी लोग आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी प्राइमर के सिटी लीडर को यहाँ डिस्कवर होता है कि लू फेंग की जितनी बॉडी है, रिमोट ओशन की बॉडी, वो यहाँ पे वीक होने लगती है और एक ही झटके में उसकी परसेंट सिर्फ 80% तक रह जाती है, जिसको देखकर वो कहते हैं आखिर क्या हो रहा है। तो लू फेंग का रिमोट ओशन कहता है कि जब मैं वर्ल्ड ऑफ जिन में आया तो यहाँ पे मेरी जो पहली वाली गोल्डन हॉर्न बेस्ट और लू फेंग की बॉडी है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, जिसके कारण जैसे ही मेरी बॉडी इस वर्ल्ड में एंटर हुई, मेरी एनर्जी उन सब में ट्रांसफर होकर उन सब की गॉली बॉडी रिकवर हो गई। तो जिसको सुनकर वो भी समझ जाते हैं। अब आप लोग समझ लो कि लू फेंग अगर यूनिवर्स ओशन में रहा और लू फेंग का ह्यूमन बॉडी अगर यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जिन में रहा तो यहाँ पे लू फेंग अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर सकता। जैसे कि हमें यूनिवर्स ओशन में जाना कि वहाँ पे लू फेंग अपनी बॉडी के कितने भी गॉली बॉडी को यूज कर दो, रिमोट ओशन उसकी बॉडी को फिर से उतनी 100% पे ले आता था। इसलिए जैसे लू फेंग यहाँ पे आता है उसकी गॉली बॉडी यहाँ पे हील हो चुकी होती है। और फिर हम इस सीन चेंज को रैम्पेजिंग डेविल गॉड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ओल्ड पुराने दोस्त बेंचे स्टार मास्टर से बात कर रहा होता है और वो सभी वो भी अपने बारे में बताने लगता है। और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे अभी जितनी पावर देखी मैं यूनिवर्स उसी में आ जाता तो मैं अभी टॉप 10 टायर लेवल को यूज़ कर सकता हूँ, जो कि टीचर ऑरिजिन के बराबर है। उसने भी यहाँ पे आके ट्वेल्स को एक्सचेंज किया होता है, उसकी पावर भी बढ़ चुकी होती है। वो बहुत ही सेटिस्फाइड था खुद से यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे वो बहुत ही खुश होता है कि यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। यहाँ पे हमें लू फेंग को बोट ऑफ मिजिलियम को दिखाया जाता है, जहाँ पे होंगलैंड से 36 यूनिवर्स मास्टर उसके साथ आगे जा रहे होते हैं। और फिर बैटलशिप का यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें 100 यूनिवर्स मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि पर्पल मून होली लैंड की तरफ थे। वो सभी मिलके वे लू फेंग को मारने के लिए जा रहे होते ताकि वो उन सब की बॉडी को मार सके। उन सबको जानते थे कि लू फेंग अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहा तो यहाँ पे उन सब के लिए खतरा है, जिसके बाद वो सब वहाँ पे जाने लगते हैं। ऐसे ही टाइम पास होने लगता है। सेकंड एरा के बंदे भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो सभी यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ें ट्रेजर्स के लिए आ रहे होते हैं। 600 यूनिवर्स मास्टर फर्स्ट रीइंकार्नेशन से वर्ल्ड ऑफ जिन में आ चुके होते हैं और थर्ड एरा के भी और भी बंदे आ चुके होते हैं। और पर्पल मून ब्लैक को भी यहाँ पे पता चला जा चुका था कि वो हार चुके हैं। अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, जितने भी बंदे होते हैं वो अंदर जाने लगते हैं। कई सारे टॉप पावर ऑफ यूनिवर्स ओशन के बंदे अंदर जाके अपने लिए और भी क्रेडिट स्पॉन्स को हासिल करने लगते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर ईस्ट आर्मी मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग को कोई पुकार रहा होता है। तो लू फेंग बाहर निकलता है और देखता है कि वो तो वूहे हैं, जहाँ पे वूहे कहता है कि यहाँ पे हम लोग अपने मिलिट्री मिशन को जो कि ईरा में शुरू होता है उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं और हम सबकी वो यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे और भी नए रिक्रूट्स आ रहे हैं। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या 9 और बंदे आ गए हैं नए रिक्रूट्स जो कि वहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पे वो सभी आने वाले। तो लू फेंग कहता है चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहता है मैं इस बार उस मिशन में पार्ट नहीं करने वाला हूँ। तो वो पूछता है क्यों। तो लू फेंग कहता है कि मुझे और ही करना है। अब यहाँ पे लू फेंग का प्लान था वही सील को प्राप्त करना, इसलिए लू फेंग इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सील को प्राप्त करने के लिए जाना चाहता था। तो गाइस जैसे के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग सील को प्राप्त कर पाता है या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।